Hey everyone, welcome to CLAT Point. Let's start today's the Hindu News discussion जो कि CLAT, ALIT, DULLB, LLM एंट्रेंस या फिर आप NLSET या जो भी इस तरीके के लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देने वाले हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज स्टूडियो में मैं नहीं गया हूँ इसीलिए क्लासेस इस तरीके से हो रही हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल जो हमारा है ये किस पॉइंट से रिलेटेड है। तो सेफगार्ड फॉर अरेस्टेड पर्सन जो है वो एक लैंडमार्क जजमेंट डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में आया था। तो ये गलत नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आज का आप लोगों का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडिया सुप्रीम कोर्ट। पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल 124 टू 147 एंड पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फॉर्म्स अबाउट द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेकंड स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950। द फर्स्ट female CGI was from Karnataka. A judge of Supreme Court was appointed by the President of India. तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आगे बढ़ें, पहले आज के एडिटोरियल्स में देख लेता हूँ। मैंने इमेज नहीं लगाई है कौन कौन सा एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा पहले बता देते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जो हमें डिस्कस करनी है। यूक्रेन से रिलेटेड कुछ मसले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आए हैं, कुछ नए एडिटोरियल्स आए हैं जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ नया जानने को मिलेगा। और इसी के साथ फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। सबसे पहले देखिए एक न्यूज़ थी, तो पहले मैं यूक्रेन वाला मुद्दा कवर कर ले रहा हूँ। 6 डे एंड 6.7 लाख रिफ्यूजीज इन द वर्ल्ड इन द थ्रोज ऑफ अ क्राइसिस। तो देखिए यूक्रेन के जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ जा रहे हैं। नियरली करीबन आप देखिए 6.7 लाख के आसपास रिफ्यूजीज़ जो हैं वो यूक्रेन छोड़ के अलग अलग बगल कंट्रीज़ में जाके बस रहे हैं। तो देखिए कोई भी कंट्री वैसे तो देखा जाए तो रिफ्यूजीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करती है, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल होता है कि हम पहले अपने देश के लोगों की तो सेवा कर लें, फिर बाहर के लोग आएँ तो हम उनकी सेवा करें। बट ऐसे सिचुएशन में कोई भी कंट्री मना भी नहीं कर रहा होगा, तो सभी कंट्रीज़ में रिफ्यूजीज़ काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। यूक्रेन में लोग अपना अपना घर छोड़ रहे हैं, जो कि एक अच्छा नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक एस्टिमेट आंकड़ा दिया गया है कि करीबन 6.7 लाख यूक्रेनियंस जो हैं वो पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी एंड रोमानिया चले गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये स्लोवाकिया है, ये है पोलैंड, ये है हंगरी और ये है रोमानिया। तो यूक्रेन से जो है मोस्टली पीपल जो हैं वो इस साइड में आपके शिफ्ट हो रहे हैं। एक और न्यूज़ आई है आउट ऑफ वॉर जोन राहुल लॉन्ग्स रिटर्न टू होम। तो ये राहुल गुप्ता हैं, ये MBBS कर रहे थे यूक्रेन में, तो ये भैया वापस लौट आए हैं। ऑपरेशन गंगा नाम ध्यान रखिएगा, जिससे भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है। कुछ इस तरीके के, कल मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो अफगानिस्तान से जो भारतीयों को लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था देव शक्ति, ठीक है, वो था ऑपरेशन देव शक्ति। अभी कुछ और भी इस तरीके के ऑपरेशन भारत ने चलाए हैं पास्ट में जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ऑपरेशन राहत भारत का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना कि इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, कौन रहता है। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन राहत शुरू किया गया था। और इसमें यह भी है कि तीनों ही इसमें वैसे थे ऑपरेशन राहत के अंदर, तो देखिए तीनों ही थे, वरना कहीं कहीं पे ऐसा होता है ना कि सिर्फ आर्मी आ रही है, कहीं नेवी आ रही है। तो ऑपरेशन राहत को अगर ओवरऑल देखा जाए, यहाँ पे इतनी बात लिखी नहीं है, पर कहीं ना कहीं एयरफोर्स का भी उसमें हाथ था, इंडियन आर्मी तो थी। तो ये ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडियन आर्म्ड फोर्स टू इवैक्यूएट 4640 इंडियन सिटीजन्स एंड 960 फॉरेन नेशनल्स ऑफ 41 कंट्रीज फ्रॉम यमन ड्यूरिंग 2015 यमन क्राइसिस। ये यमन क्राइसिस मैंने आपको वैसे बता रखा है सेपरेट, आपको याद है जब हम अभी UAE में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जल्दी बताइए उस ग्रुप का जिसने किया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो यमन क्राइसिस पूरा समझाया था। तो उस समय ऑपरेशन राहत भारतीय आर्मी ने चलाया था। ऑपरेशन मैत्री जो है इट वाज एन रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो कि नेपाल में हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन आर्म्ड फोर्स, 2015 की ये बात है। इसके बाद ऑपरेशन सेफ होम कमिंग जो है वो लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फरवरी 26, 2011 में, भारतीय लोगों को लीबियन सिविल वॉर से बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर इंडिया दोनों के साथ मिलकर इस तरीके की चीज़ें चलाई गई थी। ऑपरेशन सुकून जो है हमने चलाया था इंडियन नेवी के द्वारा, और हमारी इंडियन नेवी के द्वारा इसको चलाया गया था टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम श्रीलंका एंड नेपाल नेशनल्स एज वेल एज लेबनीज नेशनल विद इंडियन स्पाउसेस फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन ड्यूरिंग 2006 लेबनान वॉर। 2006 में जब लेबनान में वॉर हुआ था उस समय श्रीलंका, नेपलीज और इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए जो ऑपरेशन चला था उसका नाम था ऑपरेशन सुकून। ये इंडियन नेवी के द्वारा प्योरली चलाया गया था। तो ये हमने कुछ ऑपरेशंस के नाम जान रखे जो आप भूलिएगा नहीं।
ऑपरेशन राहत यमन, मैत्री जो है वो आपकी लीबिया में चलाई गई थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अच्छा सॉरी इट वाज हैपेंड इन नेपाल। सेफ होम कमिंग जो है आपकी वो लीबियन सिविल वॉर में करी गई थी। एंड ऑपरेशन सुकून जो है ये आपने लेबनन वॉर में किया था। इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ है इससे रिलेटेड। एक बड़ी दुखद न्यूज़ आई है, इंडियन स्टूडेंट्स किल्ड इन अटैक इन खार्किव। तो यूक्रेन में एक रशिया के अटैक के द्वारा इंडियन स्टूडेंट हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। ये भी वहाँ पे पढ़ने के लिए गए थे। इसके अलावा रशिया ब्लिट्स स्टॉल इवोकेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम यूक्रेन सिटी। तो यहाँ पे ये कि रशियंस जो हैं काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। तो एक ये भी न्यूज़ यहाँ पे थी जो मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है। फिर देखिए अब आ जाते हैं एडिटोरियल्स के ऊपर। 3 एडिटोरियल आज जो हैं हम डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल आया ना, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग एंड वाइट मैटर्स। पहले मैं देखो आपको ये समझाता हूँ कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा इसमें और भी चीज़ें जानेंगे। देखिए ये राइटर जो है ना इस आर्टिकल के अंदर बताने की कोशिश कर रही है कि अभी जैसे हिजाब है, हिजाब बैन के ऊपर बात हो रही है, लेकिन हिजाब तक पहुंचने की भी अपने आप में एक कहानी है। किस तरीके से स्ट्रगल से लोगों ने हिजाब का राइट लिया है। या फिर इसको एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले आप ये फोटो देखिए, महात्मा गांधी जी ना जो कुछ इस तरीके के ड्रेसेस पहनते थे, बाद में फिर वो इंडियन ड्रेसेस पे आ गए। तो इसकी भी अपनी कहानी है कि स्ट्रगल है कि भैया यहाँ से यहाँ तक इंसान पहुँचा है, उसने इंडियन चीज़ों को, इंडियन कल्चर्स को अपनाना शुरू किया है, अपने रिलीजन कल्चर्स को अपनाना शुरू किया है। अब अगर आप इनको बैन कर दोगे या फिर जो पुरानी संस्कृति है उसके जो ड्रेस कोड है उनको ख़त्म करते जाओगे, तो आने वाली जनरेशन जो है उनको कैसे पता पड़ेगा कि ये जो कपड़े हैं जो आज आप पहन रहे हो या फिर जो आपने अपने कल्चर्स के थ्रू डेवलप किया है उसका भी अपने आप में एक इतिहास है। राइटर ने इस आर्टिकल के अंदर कुछ एग्जाम्पल सामने रखे हैं। देखिए ये मैप देखिएगा, ये पुराने समय की बात है। तब ना जो आपका केरल वाला रीजन है उसको ट्रेवनकोर बोलते थे। तो ट्रेवनकोर में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इस पूरे मामले को जो है ना वो मुलाक्करम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुलाक्करम। बड़ी ये एक मतलब आज से नहीं, काफ़ी समय पहले से जानता हूँ मैं इस चीज़ को। आप में से बहुत सारे लोगों में भी पता हो, जिनको नहीं पता इनको हम आज बता देते हैं। इसे ब्रेस्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट कहते थे, ब्रेस्ट टैक्स। ये किंग ऑफ ट्रेवनकोर ने 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर सिंपल सेट ये था कि जो लोअर कास्ट की महिलाएं हैं दे कैन नॉट कवर देयर ब्रेस्ट एंड इफ दे वांट टू कवर देयर ब्रेस्ट दे हैव टू पे ब्रेस्ट टैक्स। ये यहाँ पे बात चली गई थी जिसका नाम था मुलक्करम। ये ट्रेवनकोर किंगडम में चला था। ये काफ़ी क्रिटिसाइज हुई थी प्रैक्टिस। आप ये कुछ इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं कि जहाँ मैन हैं वो अपने आप को कवर कर रहे हैं लेकिन वुमेन नहीं कर पा रही हैं। और इसमें मोस्टली जो है वो लोअर कास्ट की महिलाओं के साथ ये चीज़ करी जाती थी। ये इंसिडेंट देखिए एक बहुत ही भारतीय इतिहास के अंदर एक आप कह सकते हो कि बहुत ही शर्मनाक कदम था बाय ए किंग। और उसके बाद 1924 तक आते आते जो है ये चीज़ चली गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने आप जो है ये प्रैक्टिस ख़त्म हो गई थी। इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के पीछे भी नंगेली करके एक महिला हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, मे बी कहीं नहीं पढ़ा है तो आज जान जाइए। नंगेली एक लोअर कास्ट की वुमेन थी और इन्होंने अपने ब्रेस्ट को कवर नहीं किया था, जिसके चलते हुए जो अपर कास्ट के लोग थे वो इनके घर पहुंच गए थे और इनको वहां से निकाल के मारने पीटने में धमकाने लगे थे कि वाई डिडंट यू कवर योर ब्रेस्ट। तो नंगेली जो हैं वो उनके सामने आती हैं एंड शी कट वन ऑफ हर ब्रेस्ट इन फ्रंट ऑफ देम। और उसके बाद से ये जो ब्रेस्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट था ना ये हमारे देश से या फिर आप कहते हो ट्रेवनकोर से चला गया। तो नंगेली जी के बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये इंसिडेंट के बारे में सेरेटोरियल में चर्चा करी गई थी, तो मैंने आपके सामने रखा है, यहाँ पे देखिएगा, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बात यहाँ पे सिर्फ ये है ना, इस पूरे आर्टिकल के थ्रू ये कहा जा रहा है कि ये भी एक अपने आप में स्ट्रगल था। किस तरीके से महिलाएं जो हैं ये साड़ी पे आई या साड़ी पहन रही हैं, तो पहले अलाउ नहीं किया जा रहा था, उसकी भी अपने आप में कहानी है। तो बात सिर्फ यहाँ पे मतलब हिजाब से रिलेटेड नहीं है। बात ये है कि आपका कल्चर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समय के साथ इवॉल्व कराता है और वो लोग अपना रहे हैं। पर धीरे धीरे जिस तरीके से चीज़ों को चेंज किया जा रहा है ना, उससे फिर ये होने वाला है कि आगे के लोग जो है ना उनको ये चीज़ों का पता ही नहीं रहेगा और आपका कल्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो ये सब बात इस आर्टिकल के थ्रू करने की कोशिश करी जा रही है। अ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग एंड वाइट मैटर्स। ये महात्मा गांधी जी का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। जब स्टार्टिंग में महात्मा गांधी जी एनआरआई की तरह जब थे या फिर जब भारत में नए नए आए थे तो कुछ इस तरीके की क्लोथिंग करते थे। फिर हमने इनको भारतीय खादी कपड़ों का पहनते हुए देखा। तो ये महात्मा गांधी जी थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है बस्टर्स व्हील ऑफ जस्टिस ग्राइंड एक्सीडली स्लो। अभी ये क्या है, देखो प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड ये आर्टिकल है। सिंपल सट बात में मैं कहूँ, प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड ये आर्टिकल है। पहले तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि जो प्रिजनर्स होते हैं ना उनके पास क्या फंडामेंटल राइट होता है, तो हाँ होता है अंडर आर्टिकल 14, 90, 20, 21, 22।
मतलब भैया आप प्रिजन्स में रख रहे हो, ऐसा थोड़ा कि उनको गैस चैम्बर में डाल दो मार दो, उनके पास भी फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 39A जो है डीपीएसपी का, वो बात करता है फेयर जस्टिस ऑल्सो डील विद प्रिजन्स, ठीक है। प्रिजन इज ए स्टेट सब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होती है, तो उसी तरीके से प्रिजन भी एक स्टेट सब्जेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। However, the Ministry of Home Affairs provide regular guidance and advice to the state and UTs on the various issues concerning prison and prison inmates। देखो क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आती है प्रिजन्स के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो खाना की कंडीशन ख़राब होती है, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, एक सेक्सुअल हरासमेंट का एंगल भी है। ये आपको एक अभी बहुत अच्छी सीरीज़ है हॉटस्टार पे, क्रिमिनल जस्टिस, तो उसका आई थिंक सेकंड पार्ट है, क्या है देख लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट होगा उसका, हाँ फर्स्ट पार्ट है। विक्रांत मैसी करके एक्टर हैं। उस मूवी के थ्रू ना आप काफ़ी ज़्यादा जानेंगे प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में। मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ। मैं जब कॉलेज में था, व्हेन आई वाज परसुइंग लॉ, दिल्ली में था, तब मैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है डालसा जिसको बोलते हैं, मैं इसका पैरा लीगल वॉलंटियर था। तो हम तिहाड़ जेल जाते थे काफ़ी बार उनके लिए, वहाँ पे प्रिजन्स की कंडीशन देखने के लिए, रिफॉर्म्स को देखने के लिए। तो मैंने भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स वहाँ पे सुने थे, देखा था, कंडीशंस देखी थी। और ये एक्चुअली में होता है। सेक्सुअल हरेसमेंट जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि वहाँ पे मैन को कर रहे हैं, या फिर जो वुमेंस हैं वुमेन को कर रही हैं, या फिर बहुत सारी तरीके से अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं, तो ये वहाँ पे एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वहाँ पे भी ये कि लॉबी बनी होती है, जो थोड़े से गुंडे उंडे वाले लोग होते हैं वो अपना अलग होते हैं, जो नए लोग आते हैं उनको मारा पीटा जाता है, उनसे काम कराया जाता है। तो प्रिजन्स की हालत इंटरनली सही नहीं है, रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। और काफ़ी सारा ओवर क्राउडनेस भी एक प्रॉब्लम है। ओवर क्राउडनेस मतलब बहुत ज़्यादा, देखिए जेलों के अंदर ना बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं, जिसके वजह से समस्या का कारण ये है कि भैया एक मान लो एक बैरिकेड है, उसमें 2 लोग रहना के लिए जगह है, वो वहाँ पे 4 लोगों को रखा जा रहा है। तो ये सब कुछ इश्यूज़ हैं और उसी के बारे में इस आर्टिकल में लिखा गया है। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है वो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, इनके द्वारा एक बात कही गई है और इन्होंने साफ साफ कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसके वजह से चीज़ें जो है ना वो सही नहीं रहने वाली हैं, विश्व खतरे में है। और फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत कुछ इम्पैक्ट हो सकता है हमारे अर्थ के ऊपर। इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए COP26 का जो मीट हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5 बिग गोल्स फॉर इंडिया अनाउंस किए थे, जिसमें कि सबसे पहला था कि हम नेट जीरो अचीव करेंगे 2070 तक। टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन जो है वो हम कम लेके आएंगे 2030 तक। रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट जो है 50% आउट ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट 2030 हम कवर कर लेंगे। रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी बाय 45% 2030 तक हम करेंगे। इंक्रीजिंग नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी टू रीच 500 गीगावाट बाय 2030, ये भी हम करेंगे। तो ये बात मोदी जी ने अपने 5 प्रिंसिपल्स में दी थी। और आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट LLM की तैयारी कर रहे हैं, DU की तैयारी कर रहे हैं, NLSET की तैयारी कर रहे हैं, हमारा इन सभी कोर्सेज के लिए 2022-2023 का बैचेस चल रहा है। मॉक्स भी हमारे अवेलेबल हैं, आप इन कोर्सेज में मॉक्स में इनरोल कर सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारा ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाना है और वहाँ से इनमें से जो भी कोर्स आपको परचेस करना है परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है जहाँ पे कांटेक्ट करके आप इस कोर्स की और जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल आया है द यूक्रेनियन वॉर इंडिया एंड स्टैंड ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो इंडिया ने देखिए नॉन अलाइनमेंट का जो प्रिंसिपल है बेसिकली है क्या, तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब के द्वारा ये कोलंबो में एक स्पीच दी गई थी, तो उसमें इन्होंने कहा था कि नॉन अलाइनमेंट का क्या 5 पिलर्स होते हैं। तो रेस्पेक्टेड फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और ये एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि यूक्रेनियन वॉर जो इंडिया है वो इंडिया अभी भी नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहा है। वो बार बार देखिए डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम कह रहे हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ राइटर कि क्यों भारत का जो एक इस पे इंस्टेंस है या भारत का जो स्टैंड है इसके ऊपर वो नॉन अलाइनमेंट का है और भारत जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की बात कर रहा है। तो वही हमारा हमेशा से प्रिंसिपल रहा हुआ है, तो वही चीज़ आगे बढ़ रही है। इसके बाद देखिए GST का रेवेन्यू जो है वो 1.3 लाख करोड़ फरवरी मंथ में क्रॉस हो गया है, तो बड़ी अच्छी बात है ये। डाउट्स ओवर डिफेंस सप्लाईज टू इंडिया, अब ये क्या है देखो 3 कंट्रीज़ हैं अब सामने, रशिया हो गया, इधर हो गया USA, इधर हो गया आपका इंडिया, ठीक है। देखो USA जो है वो उसका एक एक्ट है जिसका नाम है काटसा, ठीक है। काटसा का होता है काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ऐसे करके है इसका नाम, ठीक है। और रशिया जो है ये काफ़ी सारा डिफेंस इक्विपमेंट्स आपको सप्लाई करता है।
यूएसए का जो काटसा नियम है ना वो साफ साफ ये कहता है कि भैया अगर आपने कोई भी ऐसे कंट्री से सामान लिया जहाँ से हमारी नहीं बनती है तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। पहले हमने S-400 ले लिया, यूएस ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, बट अब अगर आप रशिया से सामान लोगे तो क्या यूएस ये एक्ट आप पे लगाएगा? क्योंकि अब तो यूएस को टेंशन ज़्यादा होनी चाहिए रशिया के ऊपर, अब तो ज़्यादा वर्ल्ड हाथ धो के पड़ा हुआ है, पहले इतना नहीं था। दूसरा, अभी स्विफ्ट बैंक के द्वारा भी कर दिया गया है रशिया को, तो रशिया खुद अभी परेशान, रशिया को वॉर में बहुत मज़ा नहीं आ रहा है और इकोनॉमिकली लो ही जा रहे हैं। और स्विफ्ट बैंक वाला मैंने आपको पूरा इंसिडेंट बताया था किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो वैसे ही कंट्री का नुकसान है। तो ये भी चीज़ें हैं। फिर है वॉशिंगटन एक्सपेल्स 12 मॉस्को यूएन डिप्लोमेट्स ऑन स्पाइंग चार्जेस, फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स विजिट ताइवान। ताइवान क्यों यूएस विजिट कर रहा है? देखो, जैसे कि रशिया यूक्रेन का हुआ है ना, इसी तरीके से चाइना भी काफ़ी समय से डरा रहा है ताइवान को कि हमारा पार्ट है, और चाइना रशिया दोस्त भी हैं, तो चाइना भी ताइवान पे इस तरीके की चीज़ें कर सकता है, इसीलिए यूएस ने ताइवान में विजिट कर दिया है। लेकिन यूएस का यही है, अभी देखो ये कर रहे हैं, भगवान ने कहे ताइवान पे कुछ हो, लेकिन अगर होगा तो मुझे नहीं लगता यूएस इंटरफेयर करेगा, ये यूएस का हमेशा का ही हो गया है। वॉर में स्पर शिफ्ट ऑफ आईटी जॉब्स फ्रॉम रशिया यूक्रेन टू इंडिया, तो ये कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर इंडिया में और बढ़ेगा। अश्नीर ग्रोवर जो हैं, आपने अभी शार्क टैंक करके सीरियल आता है, उसमें अश्नीर ग्रोवर जी जो हैं काफ़ी मीम बन रहे थे इनके ऊपर, तो भारत पे के ये फाउंडर थे, तो इन्होंने क्विट कर दिया है एज ए एमडी। इन्होंने लिखा है कि मेरी कंपनी के लोग मेरे अगेंस्ट में हो गए हैं और मैं नहीं चाहता था कि ये सब चीज़ें हों, बट हैं। इनके ऊपर आरोप क्या लगा हुआ है? इनके ऊपर आरोप ये लगा हुआ है कि इन्होंने ना फेक मतलब हायरिंग करी है, कोई ऐसे बंदे थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इन्होंने और इनकी पत्नी ने मिलकर काफ़ी सारा घोटाला किया है, तो ये चीज़ें हैं। बट यही ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने भैया ऐसा कुछ किया नहीं है, ये मुझे हटाने की साजिश है, जो बात इन्होंने बोली है। तो आज हमने कुछ आर्टिकल्स देखे, न्यूज़ देखी, एडिटोरियल्स देखे। एक एडिटोरियल और आपको बताना है इसमें रह गया है, छोटा सा एडिटोरियल था वो, बेसिकली आया था कि फीफा ने भी रशिया को बैन कर दिया है अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें, तो वो बात यहाँ पे थी। तो दिस इज़ इट गाइस, दिस इज़ हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। नहीं पसंद आए डिसलाइक कर दो, पर कुछ करके जाया करो, है ना। एंड कमेंट सेक्शन किया करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, शेयर कर दिया करो वीडियोज़ को, इन्हीं सबसे मोटिवेशन मिलता है एंड हमें पता पड़ता है आप लोगों के क्या फीडबैक हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।